एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर और आप लोगों को लग रहा है कि यार मार्क्स कैसे आएंगे, तो आई एश्योर यू कि आप 80 आउट ऑफ 80 अभी भी स्कोर कर सकते हो। रेगुलर आप ये नियम बनाइए कि रोज मुझे एक पैसेज करना है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाते सही तरीके से। आप सिर्फ उसको सीख लो, 3 चीजें होती हैं उसमें। क्या? अगर ये बताना आ गया कि आपका रूटीन क्या है तो आपको टेंस का करेक्ट यूजेज समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लेते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 से दूर नहीं हो। एग्जाम्स आ गए हैं और तैयारी बिल्कुल नहीं है ना। आई नो एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर और आप लोगों को लग रहा है कि यार मार्क्स कैसे आएंगे। इंग्लिश तो बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि इंग्लिश जनरली आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ते भी नहीं हो। आई नो दैट, डू नॉट वरी, आप लोग भूल सकते हो इंग्लिश को, मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूं। मेरा तो ये प्राइम सब्जेक्ट है और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। अगर इस वक्त भी आप तैयार हैं मुझे कुछ 1 महीना देने के लिए रिलीजियसली, और जिसमें भी हर रोज मुझे पूरा समय नहीं चाहिए, मुझे दिन का 1 घंटा, अप्रॉक्सीमेटली आधा से 1 घंटा चाहिए बस, तो आई एश्योर यू कि आप 80 आउट ऑफ 80 अभी भी स्कोर कर सकते हो। इट्स नॉट फार, बिल्कुल भी दूर नहीं है। मैं एक डिटेल्ड प्लान आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपको अगले, अगर आप 1 महीने तक उसको रिलीजियसली फॉलो कर लें तो आप लोग आराम से, श्योर, मतलब आप मान सकते हैं इसको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तैयार हो प्लान को जानने के लिए? बताऊं? ध्यान रखना, एक बात मुझे याद आती है कि इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द मैन इन द फाइट, इट्स अबाउट द साइज ऑफ द फाइट इनसाइड द मैन। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप अगर किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं, या आप अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, अगर 2 लोगों के बीच में जंग हो रही है, तो ये मैटर नहीं करता कि इंसान बहुत पावरफुल है एक तरफ के, नहीं। मैटर ये करता है कि इंसान के अंदर लड़ने का जज्बा है कि नहीं है। जिस तरफ लड़ने वाले लोग, जज्बा वाले लोग ज्यादा होंगे, वो कैसे ना कैसे लड़के जीत के, पूरी कोशिश करके अपनी तरफ से वो जरूर जीत पालेंगे, वो पार पालेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट द माइंडसेट। आपका माइंडसेट जो है वो डिसाइड करता है कि आप अल्टीमेटली कहां पे फिनिश करोगे। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल डिसाइड नहीं करती, आपका माइंडसेट, आपकी विल डिसाइड करती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड प्लान फटाफट से बताता हूं बच्चा पार्टी, बिगिनिंग विद द एक बेसिक आइडिया आपको पहले देता हूं आपका किस तरह का एग्जाम आता है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम्स में 3 सेक्शंस होते हैं, आप लोगों को क्लियरली पता ही होगा ये बड़े आराम से। कौन कौन से 3 सेक्शंस होते हैं पहले देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला आपका सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें जो कि आपके एग्जाम में 22 मार्क्स का आ रहा है बच्चा पार्टी। कैसे आ रहा है? 2 पैसेजेस आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं। सबसे पहला केस बेस्ड पैसेज होता है, जो कि आप लोग को किसी ना किसी टेबल या डेटा इसमें क्वेश्चन में दिया होता है, जिसमें कोई टेबल हो सकता है, कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, उसको आपको दिया जाता है एनालाइज करने के लिए, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आता है बच्चा पार्टी 10 मार्क्स का। दूसरा पैसेज जनरली जो होता है वो एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है। ये यहां पर लिटरेरी पैसेज भी आ सकता है, यानी कि आपको किसी बुक से हो सकता है कोई पोर्शन उठा के दे दे पूरा, ये आपको 12 मार्क्स का दिया जाता है। ये जनरली थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स का होता है, बट ये आप लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगता है। इसके बावजूद आपका जो मेन डर है वो फंसा होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में। फैक्चुअल पैसेज में आपको लगता है यार पता नहीं कैसे करूंगा, डेटा मेरे को समझ नहीं आता है कभी भी। बहुत ईजी होता है भाई। अगेन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस है, बताता हूं अभी कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, बट ये बेसिक आपका पैटर्न है। देन दूसरा सेक्शन जो आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स वाला, वो 18 मार्क्स का आपके एग्जाम का टोटल होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन, सबसे पहले नोटिस और इन्विटेशन रिप्लाईज, ये दोनों 4-4 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट राइटिंग टास्क होते हैं। देन उसके बाद फॉर्मल लेटर और आर्टिकल एंड रिपोर्ट, ये 5-5 मार्क्स के होते हैं, और इनमें भी इंटरनल चॉइस मिलती है भाई आपको। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। जैसे नोटिस के लिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक अटेम्प्ट करना है। इन्विटेशन रिप्लाईज में इन्विटेशन और रिप्लाईज के बीच में चॉइस होगी, एक क्वेश्चन इन्विटेशन का होगा, एक क्वेश्चन रिप्लाई का होगा, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। फॉर्मल लेटर में भी आपको 2 लेटर्स आपके सिलेबस में है, सबसे पहला लेटर टू एडिटर और दूसरा जॉब एप्लीकेशन का, इन दोनों में भी एक इंटरनल चॉइस होगी। और फाइनली आर्टिकल और रिपोर्ट में भी आपको एक इंटरनल चॉइस मारती है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेसिकली। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चॉइस मिल रही है, आपको अच्छे से ये समझना है कि कितना पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है उस पोर्शन को जिसको आप पढ़ रहे हो। देन सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का होता है बच्चा पार्टी, जिसमें आप लोग फ्लेमिंगो और विस्ताज, ये दोनों बुक्स आपके सिलेबस में है, और कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पोएट्री और प्रॉस दोनों को मिला के। बट ये सेक्शन आपको 40 मार्क्स देके जाता है, जो कि आप आराम से कवर कर लोगे। अब मैं बारी बारी से एक सेक्शन लेता हूं और हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करता हूं, जिसमें आप कैसे आप बेसिकली उस सेक्शन पे काम कर सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट सम डेज और वीक्स, और उसमें एक्सेल कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज सेक्शन ए। रीडिंग सेक्शन जो है बच्चा पार्टी 22 मार्क्स का, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, 2 पैसेजेस में होते हैं। इनमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है इनकी।
रेगुलर आप ये नियम बनाइए कि रोज मुझे एक पैसेज करना है। अगर आप रोज पैसेज कर लेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन से कर लीजिए, सैंपल पेपर से कर लीजिए, जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है, सबसे बेस्ट सोर्स है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस या सीबीएसई का जो सैंपल पेपर इशूड है उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप रोजाना सिर्फ एक पैसेज कर लोगे, अबाउट 15 to 20 मिनट्स आपको करना है वो काम, तो आप लोग सबसे पहले तो ये जान जाएंगे कि कितनी तरह के पैसेजेस एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे पैसेज एग्जाम में आते हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो पैसेज आपको दिए जा रहे हैं ना, वो हो सकता है किसी बुक से दे दें, कोई डेटा ऐसे दे दें जो आपको एकदम से समझना है। तो अगर आप एक बार अपने आप को एक्वेंट कर लोगे इस बात से, आप ये जान जाओगे कि किस किस तरह के पैसेज पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा एग्जाम में। वन, दूसरा, इसी दौरान आपको यह भी समझ लेना है प्रैक्टिस करते हुए पैसेज को कि कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम में कई दफा आप लोगों से सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही है। उससे अलग आपसे अब इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हैं, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई सरप्राइज ना हो आपके लिए। पता है एग्जाम में जाके पता लगा कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन भी आता है क्या इसमें, गुड क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा लेकिन कैसे करना है, ये ना हो आपके साथ एग्जाम में, राइट। एंड एक बड़ी बेसिक अप्रोच है जो मुझे लगता है आप लोगों को बेहद जरूरी तरीके से पता होनी चाहिए, वो ये कि आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में पैसेज हमने देखा, तुरंत रीड करना शुरू किया उसको जल्दी से कि कहीं फटाफट से पढ़ लो, कभी टाइम निकल जाए। लेकिन पढ़ते पढ़ते हम लोग को लगता है कि यार मैंने आधे से ज्यादा पढ़ लिया, मुझे ये तो समझ ही नहीं आया कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सिर्फ रीडिंग की कोई वैल्यू नहीं है। रिमेंबर, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीड एंड अंडरस्टैंड, इसकी हैबिट में आने के लिए आपको पैसेज प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है, एक पैसेज रोजाना प्रैक्टिस करना है। और अगर आप सिर्फ इतना काम कर लेते हैं ना कि आप रोजाना एक पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। आपको जनरली जितना टाइम लगता है एक पैसेज को रीड करने में, उससे कम टाइम लगेगा। जितना कम टाइम लगेगा उतना जल्दी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। आप 3 घंटे में आराम से टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा बच्चा पार्टी, इससे फायदा क्या होता है, आप कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड सीखते हो। वोकैबुलरी क्या होता है बेसिकली, तो जो भी वर्ड बैंक आपका है, किसी भी भाषा के जितने भी शब्द आपको आते हैं, वो सिंपली आपकी वोकैबुलरी है। तो आप जितने भी पैसेज सॉल्व करोगे, आप उसमें हर एक पैसेज में कुछ नए वर्ड्स देखोगे, उनका मीनिंग देखोगे, आप लोगों को वो वर्ड्स भी आएंगे। और रिमेंबर, जो भी आप ऐसे वर्ड सीखे नए, उनको जरूर अपनी नोट्स में ऐड कर लो। मैं ये नोट्स जो है ना कई जगह मेंशन करूंगा अपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, एग्जाम से पहले जब भी आप प्रिपरेशन करें तो एक नोटबुक में अपने कुछ नोट्स जरूर बनाइए। जैसे इस टॉपिक से जब भी आप पैसेज प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स क्या बनेंगे, जो भी नए वर्ड्स आपने सीखे उसको इसमें लिखिए। और नए वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग मत लिखिए, नए वर्ड्स का यूजेज लिखिए। आप मीनिंग ना लिखो चलेगा, लेकिन एक वर्ड को किस सेंटेंस में आपने पढ़ा, उसका क्या यूजेज है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद रहेगा उसका मीनिंग। जैसे आप लिटरेचर से कुछ वर्ड्स याद करिए, अलग अलग पैसेज, रैट ट्रैप जो चैप्टर है, जैसे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वर्ड पेडलर, है ना। अब पेडलर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा इंसान जो कि फेरी लगाए, जगह जगह जाके सामान को बेचे, चीजों को बेचे। तो अगर आप रैट ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने की कोशिश करोगे कि पेडलर का मीनिंग क्या, तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का वो एक पेडलर है। वो जगह जगह जाकर रैट ट्रैप सेल करता है, फेरी लगाता है जगह जगह रैट ट्रैप्स की, है ना। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मीनिंग याद रखिएगा और उनको नोट्स में लिख लीजिएगा, सिर्फ एक वर्ड और उसका सेंटेंस यूजेज का, ये आप लिख लोगे तो सफिशिएंट होगा। ये तरीका है बच्चा पार्टी रीडिंग पैसेज को डील करने का। 1 महीना दे दीजिए सिर्फ इसमें, और 1 महीना भी ज्यादा है। आप सिर्फ ये काम 1 हफ्ते के लिए करके देख लो कि आप रोजाना एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो, 15 से 20 मिनट्स उसमें लगाओ, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं लगाओ। आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होते हुए देखेंगे। आप ये पाओगे कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं, आप आंसर दे पा रहे हो, आपकी वोकैबुलरी भी एनरिच हो जाएगी विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक। और अगर आपने इससे ज्यादा 1 महीने तक काम कर लिया, तो मैं श्योर कर सकता हूं कि आप इसमें 22 में से 22 मार्क्स स्कोर कर लोगे। मतलब ये 22 नंबर दूर नहीं है। और अगर आपने ये 22 नंबर ले लिए ना, तो लिटरेचर तो ईजी है, राइटिंग स्किल भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो, आप 80 की तरफ आराम से अग्रसर हो। फिर आते हैं दूसरे सेक्शन पे, विच इज योर राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग को लेके, और उसका रूट कॉज होता है सेंटेंस फ्रेम ना करने की प्रॉब्लम। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाते सही तरीके से, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते। उसके बारे में बात करूंगा अभी। वो बेसिकली इस टॉपिक में अगर मार्क्स नहीं आ रहे किसी के, तो उसका रूट रीजन कारण यही है कि आप शायद सेंटेंस सही से फ्रेम नहीं कर पा रहे, आंसर्स में नहीं लिख पा रहे सही सेंटेंस, राइटिंग स्किल्स में तो चाहिए ही वो, उसमें भी नहीं लिख पा रहे। तो क्या करें बच्चा पार्टी, 4 टॉपिक्स होते हैं इसमें, जिसमें से 2 तो शॉर्ट ही हैं बिल्कुल।
इन दो टॉपिक्स में नोटिस में इंटरनल चॉइस है 50 वर्ड्स का लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है ये एग्जैक्टली आप लोगों को 3 लाइन में आप लिख के आ सकते हो। जब भी मैं नोटिस बताऊंगा अभी बेसिकली आप लोग की बहुत सारी आप लोग अगर लेक्चर्स अटेंड करें बैच में आपने या आपने कोई भी यूट्यूब सेशंस मेरे देखे हैं तो मैंने बड़े क्लियरली नोटिस का एक सिंपल सा फॉर्मेट बता दिया है 3 लाइनों का। आपको बेसिक फॉर्मेट याद होगा और बीच में जो कंटेंट आएगा वो 3 लाइन में आप आराम से 50 वर्ड्स में उसको रैप अप कर सकते हो। पूरा नोटिस आपका उसमें हो जाएगा। आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए। इनविटेशन रिप्लाई में इनविटेशन इजी होता है लेकिन बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है तो रिप्लाई फोकस कर लो। रिप्लाई या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में इन दोनों में से एक में देना होता है। आप सिर्फ उसको सीख लो। 3 चीजें होती हैं वैसे उसमें। क्या? सबसे पहले आपको रिप्लाई में जो लेटर का फॉर्मेट है वो ध्यान होना चाहिए। फॉर्मल लेटर का वो तो याद ही होना चाहिए क्योंकि वो यहां पर भी काम आएगा अभी फॉर्मल लेटर 5 मार्क के क्वेश्चन में। फॉर्मल लेटर का अगर फॉर्मेट ध्यान है तो आप लोगों को फॉर्मेट लिख के सिंपली ये पहले शुक्रिया अदा कर देना है कि शुक्रिया आपने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट किया। फिर दूसरा पॉइंट जो है उसमें वो आपको मेंशन करना है कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो मेंशन कर दो विद अ रीजन। अगर रिजेक्ट कर रहे हो कि मैं नहीं आ पा रहा हूं तो एक रीजन मेंशन कर दो ड्यू टू माय प्रायर रिक्वायरमेंट या प्रायर कमिटमेंट। उसके बाद तीसरी चीज उसमें तीसरी लाइन जो आ जाएगी सिंपली क्या आ जाएगी, अगर आप रिजेक्ट करें तो आप बोल दो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल पार्टिसिपेटिंग। अगर कोई इवेंट है जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है तो उसमें जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं उनको कांग्रेचुलेट कर दो। दैट्स इट। सिर्फ इतना काम करना है। रिप्लाई में आपके 5 नंबर 4 नंबर ये भी पूरे। फॉर्मल लेटर्स पे आ जाते हैं। फॉर्मल लेटर में 2 टाइप आप लोगों के एग्जाम में है। सबसे पहला लेटर टू एडिटर और दूसरा जॉब एप्लीकेशन का। लेटर टू एडिटर आप लोग को ऑलरेडी आता होगा। आई एम अज्यूमिंग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो फॉर्मेट मैं आप लोगों को कई वीडियोस में बता चुका हूं। एक बार वो फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट देख लीजिए सिंपल। उसके बाद फिर आप लोग आराम से लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। क्या उसमें बेसिक लाइंस होती हैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की, बीच में, एंड में, कंक्लूजन में, वो मैंने बताया हुआ वो भी आप देख लो आराम से ये हो जाएगा। अगर लेटर टू एडिटर फिर भी आपका फंसता है कि यार सर मेरे से तो बेसिक सेंटेंस ही नहीं बनते तो जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर प्रेफर करो। जॉब एप्लीकेशन का लेटर जो है उसका फॉर्मेट सेट है। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन हो एक सिंगल फॉर्मेट से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप। एक सिंगल तरीके से लाइंस भी एग्जैक्ट सेम लाइंस से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मानिए जॉब एप्लीकेशन थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि उसमें एंड में एक रेज्यूमे भी आता है, स्टार्टिंग में कवर लेटर आता है, लेकिन लाइंस बहुत कम लिखनी होती हैं उसमें। याद अगर आप अभी भी एक उन कुछ लाइंस को याद कर लो तो आप चाहे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसको अटेम्प्ट कर सकते हो उसकी हेल्प से। तो ये भी सॉर्टेड है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल एंड रिपोर्ट। आर्टिकल रिपोर्ट में एक इंटरनल चॉइस होती है। इनमें से कोई एक अच्छे से आपको आना चाहिए। वो भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप रिपोर्ट कर लो। रिपोर्ट क्या होता है कि ऐसा इंसिडेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में जब आप कुछ बताएं डिटेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो वो रिपोर्ट होता है। ठीक है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। रिपोर्ट में आप मेंशन करते हो कि क्या 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 हुआ, व्हाट व्हेन वेयर ये बताना है। उससे अलग कुछ डब्ल्यू की डिटेल्स दे सकते हो जैसे हु, व्हाई, whom, ये सारी डिटेल्स अगर आप अटैच कर दोगे तो आपकी पूरी रिपोर्ट इजीली आप आराम से 100-120 वर्ड्स में रैप अप कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना। जो कुछ हुआ एक सीक्वेंस एक इंसिडेंट में, एक एक्सीडेंट में, वो आपको रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। तो ये भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए करना क्या है, अगेन यहां पे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यहां पे मुझे 15 मिनट ही चाहिए आपके बस। ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रोज एक क्वेश्चन, कोई भी एक टॉपिक उठाइए इनमें से बारी बारी से, रोजाना एक क्वेश्चन करिए, बस 15 मिनट लगाइए इस पे। कैसे करेंगे प्रैक्टिस, कोई भी चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा लो। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पास सोर्स होगा कोई ना कोई, चाहे तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक ले लो, चाहे सैंपल पेपर हो, और कुछ ना हो तो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है वो ले लो, सबसे अच्छा सोर्स। बेसिकली जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया सीबीएसई ने इशू किए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस लो। मॉड्यूल्स और डीपीपी जो हमने दिए हैं बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, या जो भी हमारे यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं उनमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वो लगा लो। उनसे कई क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे हैं पास्ट ईयर में, तो चाहे वो कर लो, चाहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से कर लो। प्रैक्टिस ये किया करो रेगुलर, रोजाना एक क्वेश्चन करना है बस। एक बार आप लिखने की हैबिट में आ गए ना तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। अब बात करता हूं आपकी बेसिक प्रॉब्लम जो है आंसर राइटिंग की। अगर आपको आंसर राइटिंग में इशू होता है या सेंटेंस फ्रेम करने में इशू होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना। ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन का इशू है बेसिकली, ये आई नो ये नया नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको लगता है यार सेंटेंस ही फ्रेम नहीं कर पाता मैं, तो क्या करूं मैं। तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए एक बेसिक चीज आप कर सकते हो। वो क्या, अगर आप लोग 40-50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको सब कुछ आता है एग्जाम में, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम यही है सेंटेंस फॉर्मेशन की, आप सही सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपना जो डेली रूटीन है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड के लिए, इसमें 1 हफ्ता लगेगा बस, बट आप कर लोगे। अपना जो डेली रूटीन है उसको लिखना शुरू करो।
कैसे? आप स्टार्ट करो, मन में सोचो अगर आपको आज का रूटीन लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप बताओगे कि सबसे पहले आई गॉट अप एट अराउंड 7 o'clock, मैं 7 बजे के आसपास उठा। देन मैंने जो फ्रेशन अप होना था वो हुआ, मैं आई गॉट डन विद माई डेली एब्लूजन्स, जिसको एब्लूजन्स बोलते हैं बेसिकली, जो आप मॉर्निंग में रूटीन फॉलो करते हो राइट आफ्टर यू वेक अप। ठीक है, फिर आप उसके बाद बता दो कि आई स्टार्टेड माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। सबसे पहले मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैं अपने स्कूल चला गया, फिर स्कूल में जाने के बाद मैंने सो एंड सो पीरियड में पढ़ाई करी, देन उसके बाद मैंने लंच किया ब्रेक में, देन उसके बाद जो भी हुआ बेसिकली पूरी जो भी आपका दिन का इवेंट रहा उसको लगभग 10 से 15 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ बना लो बेसिकली। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा सर? सेंटेंस कैसे बनाना हेल्प करेगा मेरे को ये? तो आपको बेसिकली अगर ये बताना आ गया कि आपका रूटीन क्या है तो आपको टेंस का करेक्ट यूजेज समझ में आ जाएगा, और आप फिर आप आराम से टेंस का यूजेज जो है उसमें आप आराम से समझ पाओगे कि कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना है। अगर ये भी नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले मेरा टेंस का एक लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे, कई जगह कई सोर्सेस पे अवेलेबल है टेंस। वो टेंस वाला लेक्चर एक बारी मेरा जरूर देख लेना, जिसमें मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को कि जो 12 टेंस फॉर्म्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको यह सेंस आ जाएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखूं, अगर मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा चुका हूं तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अगर आपको यह बेसिक सेंस समझ में आ गया ना तो आप आराम से ये सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे। रूटीन के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद वापस आइए इस प्रैक्टिस पर, सिर्फ एक हफ्ते ये काम करिए, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है सिर्फ आप लोगों को आराम से। और इसमें जो भी आपको यूजफुल चीजें लगे अगेन वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। जो मैंने क्लास नोट्स दिए राइटिंग स्किल्स के, एक बारी उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लास नोट्स में बेसिकली चाहे वो यूट्यूब का लेक्चर हो चाहे आप बैचेस में अगर पढ़ रहे हो, तो आप लोग इन हर एक टॉपिक में मैंने कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइंस लिख के दी हुई हैं। उन लाइंस को यूज करके ना आपको सिर्फ उनको याद कर लेना, उसके बाद आप चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंगली आंसर को कस्टमाइज कर लोगे। ठीक है, हेल्प मिल जाएगी। अब चलते हैं बच्चा पार्टी, आर लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी। मुझे लगता है ये जनरली बच्चों को फिर भी थोड़ा इजी लगता है, बट स्टिल इसमें क्या कर सकते हैं देखिए एक बारी। 40 मार्क्स का होता है, आपकी 2 बुक्स है फ्लेमिंगो विस्ताज, और उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहले एसएक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये तीनों ही टाइप्स, चाहे वो पोएम हो चाहे वो प्रॉस का कोई चैप्टर हो, तीनों से पूछे जाते हैं। इसी से टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपका बन जाता है। ठीक है, अब इनको कैसे प्रैक्टिस करना है बच्चा पार्टी? तो बड़ा सिंपल काम है इनके लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपली जो हमारे क्लास नोट्स हैं बच्चा पार्टी, उसको फॉलो कर लो, बस दैट्स इट। रामबाण है वो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हर चैप्टर की एक बेसिक समरी दी गई होगी, हर चैप्टर के कैरेक्टर ट्रेट्स, थीम और मैसेज दिए गए होंगे, और साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। हर एक चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए होंगे। तो अगर आप चैप्टर की एक शॉर्ट समरी समझ लोगे, कैरेक्टर का ट्रेट समझ लोगे, थीम और मैसेज आपको पता होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए इक्विप्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर आप मतलब अगर आप इतना काम क्लास नोट से कर लोगे तो उसके बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई भी लगा के देख लो, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। बट इसमें भी पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चा पार्टी, उनको एक बार सॉल्व करना बेहद जरूरी है, जो पीवाईक्यूज है। और जो कि एज पार्ट ऑफ आवर सीरीज हम जो भी यूट्यूब पे सेशंस करते हैं या फिर क्लास में सेशन करते हैं, उनमें पीवाईक्यूज कवर करते ही हैं। तो एक बारी ये चीजें, बेसिक चीजें करके अगर आप सिर्फ इतना काम कर लोगे, पीवाईक्यूज देख लोगे एक बारी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इस बात का अंदाजा लगा पाओगे, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे इसमें। ठीक है, रिमेंबर मार्किंग स्कीम मैटर करती है इसमें। तो आप लोग जो भी चीजें समझ रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से, नोट्स के थ्रू उनको आंसर की फॉर्म में एक बार लिख के जरूर देखना है, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप लिख के, सारे करो और भी अच्छी बात है, बट कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। काफी होगा मतलब वो। ठीक है, इतना काम कर लो, यूल बी सॉर्टेड। आप लोग को बिल्कुल आराम से सब कुछ हो जाएगा, आप लोग का चिंता नहीं करिएगा। और एक चीज और, जो नोट्स आप बनाओगे बच्चा पार्टी, उसमें जो वोकैबुलरी वर्ड्स आप ऐड करोगे, उनको रिमेंबर बाय कॉन्टेक्स्ट। जो
क्वेश्चन में या जो सेंटेंस में आपने उसको पढ़ा है वो सेंटेंस याद रखिएगा, वो कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, आपको वर्ड का मीनिंग हमेशा याद रहेगा। रॉट लर्निंग नहीं करनी है कभी भी वर्ड की, है ना। अगर आप कोई वर्ड का सिर्फ मीनिंग याद करके बैठ जाओगे शायद आप भूल जाओ। जैसे मैं बोलूं कि एक वर्ड है नया एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ऑब्जर्वेंट हो। तो मैं बोलूं हाउ एस्ट्यूट ऑफ यू दैट यू नोटिस्ड मी नॉट बीइंग वेल, तुमने मुझे ये भी नोटिस कर लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कितने एस्ट्यूट हो तुम। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान रखोगे ना, ये आपके दिमाग में एस्ट्यूट का मीनिंग हमेशा रहेगा। एज अपोज टू आप एस्ट्यूट लिखो और उसका ऑब्जर्वेंट मीनिंग याद कर लो, बस ये याद बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो ये वाली ट्रिक को इस्तेमाल करिए। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लेते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 से दूर नहीं हो। डू दिस फॉर अ मंथ, सिर्फ एक महीने के लिए आप ये काम कर लीजिए, सॉर्टेड है सब कुछ। मतलब सिर्फ एक महीना ये काम कर लीजिए आप, अभी एग्जाम में समय है, ये टाइम डेडिकेट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू इजीली कंटेंट योरसेल्फ कि मैं 80 ला सकता हूं। अगर एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर दूर नहीं है 80। बोला आता है कि एक बारी जो आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो ना, पहले उसको दिमाग में अचीव करना पड़ता है, पहले उसको दिमाग में विजुलाइज करना पड़ता है। सच इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपने दिमाग में एक बारी उसको अचीव कर लिया ना, तो रियलिटी तो अचीव हो ही जाती है फिर। ठीक है, तो एक बार ये प्रैक्टिस करके देखो, आप एक अच्छे से कॉन्फिडेंट मोड में आएंगे फिर, एंड देन एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है, थैंक यू, यू हैव अ गुड डे अहेड।